इंडिविजुअल एंड स्टेट, व्यक्ति और राज्य। प्रसिद्ध विद्वान अरिस्तु ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही एक सामाजिक प्राणी है। उनके अनुसार वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रहता अथवा जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह अपने में पूर्ण है, अवश्य ही या तो पशु है या परमात्मा। वस्तुतः मनुष्य अपनी जैविक, भौतिक एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति अकेले नहीं कर सकता। उसे दूसरों के सामीप्य, सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। जेम्स के शब्दों में मनुष्यों में एक साथ रहने और सहयोगपूर्ण जीवन व्यतीत करने का नाम ही समाज है। सुस्थिर, सुव्यवस्थित एवं सुचारू जीवन के लिए समाज को विधिवत संगठित होना चाहिए। इस प्रकार के विधिवत संगठन समाज को ही प्रायः राज्य कहते हैं। राज्य के बिना मनुष्य का जीवन अपूर्ण है। मनुष्य को अपने व्यक्तित्व निर्माण, विकास एवं उद्देश्य प्राप्ति के लिए जिस सामाजिक सहयोग एवं प्रयत्न की आवश्यकता होती है, राज्य उसी सहयोग एवं प्रयत्न का प्रकट रूप है। व्यक्ति समाज का सदस्य होने के साथ साथ राज्य का नागरिक भी होता है। व्यक्ति एक ओर राज्य की मूल क्रियाशील इकाई है, वहीं दूसरी ओर वह राज्य की संप्रभुता का निर्माण एवं संचालन भी करता है। राजनीतिक दर्शन में इस बात की मीमांसा होती है कि वास्तव में व्यक्ति और राज्य में कैसा संबंध है, इस संबंध का स्वरूप एवं उसकी प्रवृत्ति क्या है, इस संबंध में क्या होना चाहिए, क्या व्यक्ति के लिए राज्य आवश्यक है आदि। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्राचीन काल से ही व्यक्ति और राज्य के संबंध में विचार होता है और इस संबंध में सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते रहे हैं। व्यक्ति और राज्य के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। इनमें निम्नलिखित मुख्य हैं। नंबर 1, राज्य का जैविक या आंगिक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट। नंबर 2, राज्य का व्यक्तिवादी या यंत्रवादी सिद्धांत, इंडिविजुअलिस्टिक और मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। नंबर 3, राज्य का वर्ग सिद्धांत, क्लास थ्योरी ऑफ स्टेट्स। नंबर 4, कल्याणकारी राज्य संबंधी सिद्धांत, वेलफेयर स्टेट। नंबर 1, राज्य का जैविक या आंगिक सिद्धांत। व्यक्ति और राज्य के संबंध में यह सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत है। इस सिद्धांत में राज्य की तुलना जीवित प्राणी से की जाती है और व्यक्तियों एवं उसके समूहों को इस जीवित प्राणी के भिन्न भिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार किसी प्राणी के शरीर में उसके भिन्न भिन्न अवयव या अंश होते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति प्लाज्मा रूपी जटिल जीव के विभिन्न अंग हैं। संक्षेप में समाज प्राणी शरीर है और व्यक्ति उसके विभिन्न अंग। आंगिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति नहीं बल्कि समाज एक स्वतंत्र इकाई है। समाज केवल विभिन्न व्यक्तियों का यांत्रिक योग नहीं है, बल्कि परस्पर निर्भर अंगों व व्यक्तियों से बनी हुई इकाई है। जिस प्रकार विभिन्न अंगों का प्राणी शरीर से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, उसी प्रकार व्यक्ति का भी राज्य से स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। पुनः जिस प्रकार प्राणी शरीर का विकास एवं उसकी कुशलता उसके अंगों के स्वास्थ्य एवं अक्षमता पर निर्भर करता है, उसी प्रकार राज्य की वृद्धि एवं सक्षमता और कुशलता व्यक्ति की कुशलता एवं सक्षमता पर निर्भर करती है। राज्य के स्वास्थ्य एवं विकास का प्रभाव व्यक्ति पर भी पड़ता है। आंगिक सिद्धांत का दार्शनिक पक्ष। नंबर 1, समाज और व्यक्तियों में बाह्य संबंध नहीं है, बल्कि आंतरिक संबंध है। उनमें परस्पर निर्भरता है। इसमें व्यक्ति राज्य रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के समरूप है, अतः व्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता की अवधारणा कपोल कल्पना है। समाज के नियंत्रण एवं निर्देशन में ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता की व्याख्या की जा सकती है। समाज से पृथक एवं स्वतंत्र व्यक्ति का न तो कोई निजी हित है और न ही उसके सम्यक विकास की कल्पना ही की जा सकती। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य न तो मनुष्यों द्वारा निर्मित कृत्रिम यंत्र या संस्था है, न ईश्वर द्वारा सृष्टि रचना है। नंबर 2, समाज का स्वरूप कृत्रिम नहीं है बल्कि प्राकृतिक है। यह व्यक्तियों द्वारा रचित नहीं है, बल्कि व्यक्ति का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। राज्य से पृथक व्यक्तियों का न तो अस्तित्व है और न ही महत्व। स्पष्ट है कि यह सिद्धांत व्यक्ति की अपेक्षा राज्य की महत्ता का समर्थन करता है। पश्चिम में सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिकों ने राज्य के आंगिक सिद्धांत को अपनाया। आधुनिक युग में यंत्रीय सिद्धांत इसका विकल्प बनकर उभरा, परंतु जीव वैज्ञानिक संप्रदाय बायोलॉजिकल स्कूल ने इसे संरक्षण दिया। राज्य के आंगिक सिद्धांत के विकृत रूप को फासीवाद, फैसिज्म में भी अपनाया है। आंगिक सिद्धांत। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, राज्य एक नैतिक संस्था है। नंबर 2, राज्य एक नैतिक संस्था है। स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन एंड स्टेट इज ए मोरल इंस्टीट्यूशन। ए, राज्य एक प्राकृतिक संस्था। यह सिद्धांत मनुष्य और राज्य के बीच शरीर और उसके अंगों के समान संबंध स्वीकार करता है। इसके अनुसार जिस प्रकार शरीर से किसी अंग के कट जाने पर वह अंग बेकार हो जाता है, उसी प्रकार राज्य से अलग होने पर व्यक्ति का अस्तित्व
निरर्थक हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्धांत मानता है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से राज्य का अंग है। अरस्तू ने व्यक्ति व्यवहार के 3 स्रोतों तृष्णा, साहस और विवेक के आधार पर समान को 3 वर्गों व्यापारी, सैनिक और दार्शनिक में विभाजित किया। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि राज्य की सर्वोत्तम अवस्था वह होगी जिसमें व्यापारी वर्ग कर्म में संलग्न रहे, सैनिक वर्ग रक्षा को तत्पर हों और दार्शनिक वर्ग सत्ता और शासन का सूत्र संभाले। अरस्तू ने भी राज्य और व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की मात्रा को स्वीकार किया। उनका कहना है कि जो व्यक्ति राज्य में रहने लायक न हो अथवा स्वयं इतना आत्मनिर्भर हो कि उसे राज्य की जरूरत ही न हो, वह या तो पशु होगा या देवता। उन्होंने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हुए मनुष्य को राजनीतिक प्राणी पॉलिटिकल एनिमल कहा है। 19वीं शताब्दी में छोटे स्पेंसर ने प्राकृतिक प्राणी और राज्य रूपी प्राणी की विस्तृत तुलना की है। उन्होंने तर्क दिया है कि जिस प्रकार प्राणी स्वाभाविक रूप से अपने अंगों का विकास करते हैं, उसी प्रकार राज्य का विकास भी अपने आप होना चाहिए। कृत्रिम उपायों से राज्य के स्वाभाविक विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसी आधार पर स्पेंसर समाज कल्याण के कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। नंबर बी, राज्य एक नैतिक संस्था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक नैतिक संस्था भी है, अर्थात यह मनुष्य के जीवन को सहारा देने के साथ साथ ही उसे उत्कृष्ट जीवन भी प्रदान करता है। अरस्तू के अनुसार जिस प्रकार शरीर के पृथक अंग अपनी क्षमताओं के अनुसार विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं, उसी प्रकार समाज में विभिन्न मनुष्य अपनी 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 पृथक पृथक योग्यताओं के अनुसार विभिन्न कार्यों को करते हैं। इस प्रकार इस सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मनुष्य राज्य के भीतर अपने कर्तव्य और अधिकारों का निर्वहन करते हुए नैतिक गुण व वर्च्यू अर्जित करता है। समालोचना क्रिटिसिज्म। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर में कुछ अंग समझने की शक्ति रखते हैं, शेष अंग उनके नियंत्रण में रहकर ही कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार यह दास प्रथा को उचित ठहराता है। यह सिद्धांत राज्य को आदर्श व्यक्ति मानकर व्यक्ति से यह अपेक्षा करता है कि वह उसके आदेशों परंपराओं का अनुधान करे, परंतु यथार्थ में राज्य की शक्ति का प्रयोग कोई व्यक्ति ही करता है। अतः राज्य किसी खास वर्ग के हित में कार्य कर सकता है, अतः उसका अनुधान नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत वर्गभेद को बढ़ावा देता है, दलित और वंचितों को उन्नति का अवसर नहीं देता। यह सिद्धांत प्रचलित व्यवस्था की कुप्रथाओं, बंधन और व्यवस्थाओं को नैतिकता के रंग देकर नैतिक मूल्यों को विकृत कर देता है। इसकी एकमात्र अच्छाई ये है कि यह समाज के विभिन्न वर्गों को एक इकाई मानकर उनके सहयोग और एकता पर बल देता है। अतः यह संकट काल में विशेष रूप से उपयोगी है, परंतु सामान्य अवस्था में यह सामाजिक आर्थिक विषमता और अन्याय पर पर्दा डालने का कार्य करता है। नंबर 2, राज्य का यंत्रीय सिद्धांत मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का एक यंत्र है अथवा मशीन है जिसे मनुष्य ने अपने लाभ के लिए सोच विचार कर बनाया है। यह आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ, यद्यपि इसके कुछ संकेत प्राचीन यूनानी और रोमन विचारकों में मिलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक सामाजिक संस्था है, प्राकृतिक संस्था नहीं। इस प्रकार यह आंगिक सिद्धांत के विपरीत राज्य और समाज में स्पष्ट भेद करता है। इनके अनुसार राज्य संपूर्ण समाज का द्योतक नहीं है, बल्कि यह उसका एक विशिष्ट संगठन है। यह सिद्धांत मानता है कि समाज एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य एक कृत्रिम संस्था है, जिसका निर्माण समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया गया है। इस प्रकार राज्य एक साधन है और मनुष्य साध्य। आंगिक सिद्धांत राज्य को परम विवेक, सुपर रीजन या परम सत्य, सुपर ट्रुथ मानता है, परंतु यंत्रीय सिद्धांत के प्रमुख प्रवर्तक हॉब्स और लॉक इसे जनता की इच्छा मानते हैं। उनके अनुसार राज्य जनता के सामाजिक समझौते का परिणाम है। यंत्रीय सिद्धांत के अनुसार राज्य का कोई अपना हित या सर्वोपरि हित नहीं होता, जो उसके घटक तत्वों अर्थात व्यक्तियों के हितों के हित से बढ़कर है। राज्य अपना संगठन करने वाले व्यक्तियों और समूहों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करता है और उस सामान्य हित की सिद्धि के लिए अपनी नियामक शक्ति कोएर्सिव पावर का प्रयोग करता है। समालोचना क्रिटिसिज्म। इस सिद्धांत ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया, जिसके मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। राज्य और समाज में अंतर स्थापित कर सिद्धांत ने निरंकुश शासन का विरोध किया और संवैधानिक शासन का मार्ग प्रशस्त किया। यह सिद्धांत व्यक्ति को साध्य मानता है, अतः इसने सभी व्यक्तियों की समानता को स्वीकार किया। राज्य को व्यक्तियों की सहमति कंसेंट का परिणाम मानकर इसने लोकतंत्र के विकास को बढ़ावा दिया। नंबर 3, वर्ग सिद्धांत क्लास थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रमुख विचारक मार्क्स, एंजेल्स और लेनिन हैं। यह सिद्धांत भी राज्य को यंत्रीय सिद्धांत के समान एक कृत्रिम उपकरण मानता है, परंतु यंत्रीय सिद्धांत के विपरीत यह सिद्धांत राज्य को न तो जनसाधारण की इच्छाओं
की पूर्ति करने का यंत्र मानता है और न ही परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का साधन मानता है। वर्ग सिद्धांत के अनुसार राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग का उपकरण उपकरण है जिसके जरिए वह समाज के बहुसंख्यक वर्ग का शोषण करता है और अपने हितों की रक्षा करता है। वर्ग सिद्धांत के अनुसार राज्य की नींव न्याय अथवा नैतिकता पर नहीं बल्कि सामाजिक अन्याय पर टिकी है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि सही कहा जाए तो राजनीतिक शक्ति एक वर्ग का उत्पीड़न करने के लिए दूसरे वर्ग की संगठित शक्ति मात्र है। वर्ग सिद्धांत के अनुसार शोषण की चरम स्थिति में बहुसंख्यक निर्धन वर्ग अल्पसंख्यक धनवान वर्ग को सत्ता से हटाकर स्वयं सत्ता संभाल लेगा और उत्पादन के प्रमुख साधनों का समाजीकरण सोशलाइजेशन कर देगा। ऐसी स्थिति में भी राज्य का दमनकारी रथ बना रहेगा, परंतु राज्य को बनाए रखने का कोई निहित स्वार्थ न होने के कारण बहुसंख्यक निर्धन वर्ग राज्य के अस्तित्व के प्रति बहुत सजग नहीं रहेगा। अतः वर्गहीन समाज के उदय का रास्ता खुल जाएगा। वर्गहीन समाज में राज्य निरर्थक हो जाएगा। अतः राज्यहीन समाज स्टेटलेस सोसाइटी का उदय होगा। इस प्रकार वर्ग सिद्धांत व्यक्ति के हित में राज्य के विनाश का स्वप्न देखता है। समालोचना: इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के साधनों का समाजीकरण हो जाने पर व्यक्ति राज्य के शोषण से बच जाएगा, परंतु आर्थिक जीवन में समाजवाद हो जाने पर भी राजनीतिक प्रभुत्व के नए-नए रूप विकसित हो जाते हैं। आर्थिक साधनों के स्वामित्व को दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने का शक्तिशाली साधन मानना इस सिद्धांत की प्रमुख देन है। नंबर 4, कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। 20वीं सदी में लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ने मूर्त रूप ग्रहण किया है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र इत्यादि सभी अवधारणाएं राज्य के लोक कल्याणकारी रूप को व्यक्त करती हैं। राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा ने व्यक्ति और राज्य के संबंधों में नया आयाम जोड़ा है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य व्यक्ति के विकास में आने वाली बाधाओं को ही दूर नहीं करता, बल्कि यह जन कल्याण हेतु कार्य करने वाला राजनीतिक संगठन है। लोक कल्याणकारी राज्य समाज के सभी वर्गों और समूहों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। सार्वजनिक कल्याण ही राज्य का प्रमुख कार्य है। लोक कल्याणकारी राज्य अपनी भूमिका का निर्वहन 3 प्रकार से करता है। नंबर 1, नियामक के रूप में। नंबर 2, संवर्धक के रूप में। नंबर 3, प्रबंधक के रूप में। नंबर 1, नियामक के रूप में। नियामक के रूप में राज्य नंबर 1, नियामक के रूप में। नियामक के रूप में राज्य बाजार को नियमित करने की दृष्टि से एक अधिकार पर नियंत्रण रखता है, परंतु व्यापार वाणिज्य के विकास हेतु वास्तविक और स्वच्छ प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करता है। राज्य परिवहन व्यवस्था, चुंगी आबकारी के नियम द्वारा व्यापार वाणिज्य को व्यवस्थित करना है तथा नियमकारी व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों को दंडित करना है। राज्य दैवीय उद्योगपतियों और मजदूरों के हितों के संरक्षण हेतु कानूनों का निर्माण करता है। नंबर 2, संवर्धक के रूप में। संवर्धक के रूप में राज्य लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों का संरक्षण व प्रोत्साहन करता है और राज्य का उद्देश्य जन साक्षरता और जन स्वास्थ्य के विकास हेतु कार्यक्रमों का निर्माण व संचालन करना है। लोक कल्याणकारी राज्य कमजोर वर्गों के लोगों, दलित, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न करता है। लोक कल्याणकारी राज्य प्राकृतिक विपदाओं तथा दंगों से पीड़ित लोगों की सहायता भी करता है। नंबर 3, प्रबंधक के रूप में। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के विकास तथा सामाजिक कल्याण के कार्य में राज्य की भूमिका प्रबंध व नियंत्रणकारी संस्था के रूप में है। प्रायः सरकारें उन सभी कार्यों में हस्तक्षेप करने लगी जो पहले निजी क्षेत्रों के लिए सुरक्षित थे। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकें और सार्वजनिक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें। समालोचना: इसमें संदेह नहीं है कि कल्याणकारी राज्य ने राज्य की अवधारणा को व्यक्ति के हित में सकारात्मक रूप से परिवर्तित कर दिया है, परंतु कल्याणकारी राज्य भी दोषमुक्त नहीं। कल्याणकारी राज्य में शासक वर्ग कल्याण के नाम पर सामान्य व्यक्तियों का शोषण कर सकता है। कल्याणकारी राज्य के लिए कल्याण का आदर्श क्या है अथवा कल्याण का विशिष्ट नमूना क्या है, यह स्पष्ट नहीं है। कल्याणकारी राज्य के ऊपर दायित्व निर्वहन का बोझ ज्यादा होने के कारण राज्य प्रशासनिक उलझनों में फंसा रहता है। व्यक्तिवाद बनाम समष्टिवाद। राज्य तथा व्यक्ति के संबंधों को व्यक्तिवाद तथा समष्टिवाद के नजरिए से भी देखा जा सकता है। व्यक्तिवादी राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं तथा उनका मानना है कि व्यक्ति के जीवन में राज्य की भूमिका बहुत सीमित होनी चाहिए। एक दर्शन के रूप में व्यक्तिवाद की स्थापना दृढ़ रूप से एडम स्मिथ के आर्थिक दर्शन में देखने को मिलती है। उनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है क्योंकि इसका सभी कानून नियमन के लिए होते हैं, जिसके कारण व्यक्ति की क्षमता एवं स्वतंत्रता में बाधा पहुंचती है। एडम स्मिथ के अतिरिक्त मिल तथा स्पेंसर ने भी राज्य को एक आवश्यक बुराई माना और कहा कि वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम से कम शासन करे। इस प्रकार व्यक्तिवादियों ने राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को महत्व प्रदान किया। व्यक्तिवादी सिद्धांतों के समान ही
अराजकतावादी सिद्धांत ने भी राजा को सीमित अधिकार सौंपने की बात की। गांधी के अनुसार राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता तथा उसकी आत्मा के विकास में बाधक है। यह सिद्धांत भी राज्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व प्रदान करता है तथा व्यक्ति के जीवन में राज्य की सीमित भूमिका की बात करता है। व्यक्तिवाद की प्रतिक्रिया में समष्टिवाद का उदय हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का अस्तित्व सामाजिक उत्थान हेतु आवश्यक है। इस सिद्धांत का आदेश संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे प्रजातांत्रिक राज्य की स्थापना है, जिसमें विशेषज्ञ प्रशासक होंगे और जो समुदाय के स्रोतों का समुदाय के हित में प्रयोग करेंगे। समष्टिवादी सिद्धांत विकासवादी समाजवाद की स्थापना करना चाहता है और राज्य को विविध समूहों, संस्थाओं और व्यक्तियों का एकमात्र संरक्षक स्वीकार करता है। राज्य के समष्टिवादी सिद्धांत को हीगल ने चरम स्तर पर पहुंचा दिया। हीगल राज्य को बुद्धि के द्वंद्वात्मक विकास की चरम सीमा मानते हैं। इनके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। इसके आगे कोई विकास नहीं है। हीगल ने राज्य को पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण या दैवी अवतार मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा है। हीगल की दृष्टि में राज्य ईश्वरीय डिवाइन है जो कोई गलती नहीं कर सकता। राज्य सर्वथा शक्तिशाली एवं अभ्रांत है। हीगल के अनुसार राज्य सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन नहीं बल्कि स्वयं में साध्य है। यह व्यक्ति से उच्चतर है क्योंकि वह व्यक्ति के विशुद्ध और नित्य शाश्वत तत्व का साकार रूप है जिसमें से व्यक्ति के अनित्य गुण निकाल दिए गए हैं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह है कि राज्य का व्यक्ति के ऊपर सर्वोच्च अधिकार है और व्यक्ति का सर्वोच्च कर्तव्य राज्य का घटक बनना है। अतः व्यक्ति को राज्य के हित में स्वयं को अर्पित कर देना चाहिए। हीगल के अनुसार व्यक्ति को राज्य के आदेश को बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी शर्त के पालन करना चाहिए। हीगल की राज्य संबंधी मुख्य बातें। नंबर एक, राज्य दैविक है। यह पृथ्वी पर परमात्मा का अवतरण है। यह आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। नंबर दो, व्यक्ति और राज्य के हितों में कोई विरोध नहीं है। नंबर तीन, राज्य व्यक्ति से उच्च एवं सर्वोच्च नैतिक समुदाय है। नंबर चार, राज्य स्वयं में एक साध्य है। उसे किसी साध्य के लिए साधन मानना एक आधारभूत गलती है। राज्य के संबंध में हीगल के विचारों ने ही नाजीवाद तथा फासीवाद जैसी विचारधाराओं के लिए पृष्ठभूमि प्रदान की। इस प्रकार व्यक्तिवादी तथा हीगल का आदर्शवादी सिद्धांत दोनों ही अतिवाद से ग्रस्त है। व्यक्तिवादी सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुसंख्यकों पर समाज के थोड़े से प्रभुत्वशाली लोगों द्वारा अत्याचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर हीगल के आदर्शवाद को स्वीकार करने पर व्यक्ति की स्वतंत्रता ही खतरे में पड़ जाएगी। अतः इन दोनों सिद्धांतों की अतियों से बचते हुए हमें ऐसे सिद्धांतों की खोज करनी होगी जिसमें राज्य प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसकी सुख समृद्धि में योगदान कर सके। वर्तमान युग में कल्याणकारी राज्य को एक उचित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य और व्यक्ति के संबंध में यह विचार यांत्रिक एकता की धारणा को स्वीकार करता है। यह व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन रूप में स्वीकार करता है। इस रूप में यहाँ व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आवश्यक क्यों? नंबर एक, मानव के अस्तित्व बनाए रखने के लिए। नंबर दो, सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नंबर तीन, आंतरिक सुरक्षा और कानून को बनाए रखने के लिए आदि। बुराई है। नंबर एक, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। इस मत के समर्थकों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है प्रतिबंधों का अभाव, अतः व्यवहार में यथासंभव न्यूनतम प्रतिबंध होने चाहिए। नंबर दो, इस मत के अनुसार राज्य कृत्रिम संस्था है, न कि प्राकृतिक। राज्य का निर्माण कुछ निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया है, अतः राज्य का केवल उपयोगितावादी मूल्य है। जिस सीमा तक राज्य उपयोगी है, केवल उसी सीमा तक ही व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन कर सकता है। इसके समर्थक लॉक आदि हैं। अतः इस मत के समर्थकों के अनुसार राज्य को केवल सीमित कार्य करना चाहिए। यह राज्य को व्यापक अधिकार देने के पक्षधर नहीं है। आलोचना। नंबर एक, यह विचार राज्य के केवल हानिकारक पहलू का विश्लेषण करता है और राज्य द्वारा किए जाने वाले सकारात्मक एवं समाजोपयोगी कार्यों की उपेक्षा करता है। नंबर दो, यह विचार व्यक्ति के अधिकारों एवं स्वतंत्रता पर अधिक ध्यान देता है तथा कर्तव्यों पर कम, जबकि अधिकार एवं कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का महत्व बराबर है। राज्य एक सकारात्मक भलाई है। इस विचार का समर्थन सकारात्मक उदारवादी लोकतांत्रिक समाजवादियों आदि ने किया है। ये विचारक भी व्यक्ति को साध्य एवं राज्य को व्यक्ति के कल्याण का साधन मानते हैं, लेकिन इनके अनुसार व्यक्ति और राज्य में सकारात्मक संबंध संभव है। राज्य व्यक्ति के कल्याण का साधन है और व्यक्ति भी राज्य का गुलाम या सेवक न होकर उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित तर्क देते हैं। नंबर एक, राज्य सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
राज्य के सकारात्मक कार्यों जैसे सामाजिक विधायन, प्रगतिशील करारोपण, जन कल्याणकारी कार्य के द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी आदि से संबंधित समस्याओं को दूर किया जा सकता है। जॉन रॉल्स भी ये मानते हैं कि न्याय की अवधारणा के अंतर्गत विभेद का नियम महत्वपूर्ण है, जो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। नंबर 2, इस मत के समर्थकों के अनुसार राज्य के अंतर्गत रहकर ही समानता एवं स्वतंत्रता को बढ़ाया जा सकता है। ये विचारक सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को स्वीकार करते हैं, अर्थात व्यक्तियों को अवसरों एवं अधिकारों की प्राप्ति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। आलोचना। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार अगर राज्य को कल्याणकारी राज्य सौंप दिए जाएं, तो फिर नौकरशाही एवं प्रशासन काफी शक्तिशाली हो जाएंगे और इससे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होगा। नंबर 2, गांधी के अनुसार राज्य एक हिंसामूलक संगठन है, यह व्यक्ति के नैतिक विकास में बाधक है। अधिकार राइट्स। सामाजिक राजनीतिक दर्शन में व्यक्ति राज्य संबंध की विवेचना के क्रम में 3 नैतिक प्रश्न उभरते हैं। नंबर 1, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? अधिकार। नंबर 2, हमें क्या करना चाहिए? कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नंबर 3, कार्य संपादन की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए और कैसे निर्धारित होनी चाहिए? उत्तरदायित्व का प्रश्न। व्यक्ति की छिपी हुई संभावनाओं को साकारित करने हेतु सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए समाज को सुव्यवस्थित रूप से संचालन हेतु नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उत्थान हेतु अधिकारों का होना आवश्यक है। अधिकार अधिकार कुछ कार्यों को करने की स्वतंत्रता का नाम है। लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिसके बिना सामान्य रूप से कोई व्यक्ति अपने जीवन का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक में मानव अधिकारों की विवेचना की गई, जिसके अंतर्गत राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अधिकारों को स्थान दिया गया है। अधिकार की विशेषताएं। नंबर 1, अधिकार व्यक्ति की मांग या दावा होता है। यह मांग न्यायपूर्ण होनी चाहिए। इसमें लोक कल्याण एवं सार्वजनिकता का भाव होना चाहिए। जब समाज इन मांगों को मान लेता है, तब ये मांगे अधिकार बन जाती हैं। नंबर 2, अधिकारों का नैतिक आधार होता है। नंबर 3, देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार अधिकारों का स्वरूप बदलता जाता है। नंबर 4, अधिकार सामाजिक हित एवं कल्याण की परिधियों से बंधे हैं। अधिकार कभी भी असीमित नहीं हो सकता। सामाजिक हित में अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, परंतु ऐसे प्रतिबंधों का तर्कसंगत आधार होना चाहिए। नंबर 5, अधिकारों का मूल्य तभी है जब उसे राज्य या कानून का संरक्षण प्राप्त हो। अधिकारों का स्रोत। अधिकारों के स्रोत के संदर्भ में विचारकों का विवाद है। लॉक के अनुसार अधिकारों का स्रोत प्रकृति है। जीवन, स्वतंत्रता एवं संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। राज्य न तो इन्हें कम कर सकता है और न ही इन्हें समाप्त कर सकता है। बेंथम आदि कानून को अधिकारों का स्रोत मानते हैं। इनके अनुसार कोई भी अधिकार जन्मजात या प्राकृतिक नहीं है। अधिकार वास्तव में राज्य की देन है। राज्य ही अधिकारों के जन्मदाता है। आदर्शवादी विचारक हीगल, ग्रीन आदि अधिकारों का केवल कानूनी ही नहीं बल्कि नैतिक पक्ष भी स्वीकार करते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति की उन्हीं मांगों को राज्य का समर्थन मिलना चाहिए जो नैतिक दृष्टिकोण से उचित हो। उदारवादी स्वतंत्रता के अधिकार पर विशेष बल देते हैं। मार्क्सवाद समानता के अधिकार पर विशेष बल देता है। इसके अनुसार पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में संपूर्ण ढांचा पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करने हेतु होता है। यहाँ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं। अधिकारों के संबंध में विभिन्न सिद्धांत। नंबर 1 अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार जन्मजात, निरपेक्ष एवं स्वयंसिद्ध है। ये व्यक्ति को प्रकृति की देन है और समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। हॉब्स, लॉक, रूसो, मिल्टन, वोल्टेयर, टॉमस पेन, हर्बर्ट स्पेंसर, ब्लैकस्टोन आदि विद्वानों ने इस सिद्धांत का पोषण किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं। इस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति के प्रेरक सिद्धांत के रूप में कार्य किया था और इसके आधार पर ही स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की घोषणा की गई थी। नंबर 2, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत। यह सिद्धांत प्राकृतिक सिद्धांत के नितांत विपरीत है और इनके अनुसार अधिकार प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं वरन कृत्रिम है। अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं और एक व्यक्ति के केवल वे ही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता प्रदान करता है। हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन लेता है और नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। वैधानिक सिद्धांत अधिकारों की निरपेक्षता को भी स्वीकार नहीं करता और इस बात का प्रतिपादन करता है कि सामाजिक हित में व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। वैधानिक सिद्धांत का समर्थन बेंथम, ऑस्टिन, हॉब्स आदि विद्वानों द्वारा किया गया। नंबर 3, अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास के परिणाम होते हैं
वर्षों से जिन रीत-रिवाजों का हम पालन कर रहे होते हैं, वे ही रीत-रिवाज अधिकार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार का निर्माण न तो राज्य द्वारा किया जाता है और न ही ये प्राकृतिक होते हैं, बल्कि धीरे-धीरे जिन रीत-रिवाजों के हम अभ्यस्त हो जाते हैं और समाज उन्हें स्वीकार कर लेता है, वे ही अधिकार बन जाते हैं। प्रोफेसर रिची और बर्क इसके समर्थक हैं। अप्रत्यक्ष रूप से अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करते हुए ही बर्क कहते हैं कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति का आधार अंग्रेजों के रीति-रिवाजों पर आधारित अधिकार ही थे। वर्तमान समय में इस विचार को ही स्वीकार किया जा सकता है कि अधिकार ऐतिहासिक रीति-रिवाजों के परिणाम हैं। नंबर 4 अधिकारों का समाज कल्याण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकार समाज की देन है। अधिकारों का अस्तित्व समाज कल्याण पर आधारित होता है और व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपयोग कर सकता है जो समाज हित में हो। इस सिद्धांत के अनुसार कानून, रीति-रिवाज और अधिकार सभी को समाज कल्याण के सामने झुकना चाहिए और इन सब का उद्देश्य समाज कल्याण ही होना चाहिए। रॉस्को पाउंड और लॉस्की ने समाज कल्याण को ही अधिकार की कसौटी माना है। प्रोफेसर चेफी का कहना है कि अधिकारों का निश्चय हितों के संतुलन से होता है। इसी प्रकार प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि लोक कल्याण के विरुद्ध मेरे कोई अधिकार नहीं हो सकते, क्योंकि ऐसा करना मुझे जिस कल्याण के विरुद्ध अधिकार देता है, जिसमें मेरा कल्याण घनिष्ठ व अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। नंबर 5 आदर्शवादी या व्यक्तिवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार समाज के अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति के जीवन या सर्वोच्च लक्ष्य अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना होता है और अधिकार वे बाहरी परिस्थितियां हैं जो व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होती हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ये परिस्थितियां अनिवार्य होने के कारण स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों की प्राप्ति का अधिकार हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों के अस्तित्व का उद्देश्य एक आदर्श व्यक्तित्व के विकास की प्राप्ति माना गया। अतः इसे आदर्शवादी सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अधिकारों का अस्तित्व व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर आश्रित कर दिया गया। इसलिए इसे व्यक्तित्ववादी सिद्धांत भी कहा जाता है। क्रॉस क्रॉस हेनरिची, ग्रीन आदि विद्वानों द्वारा अधिकार की जो परिभाषाएं की गई हैं, वे अधिकारों के आदर्शवादी सिद्धांत पर ही आश्रित हैं। कर्तव्य कर्तव्य एक नैतिक उत्तरदायित्व है। नैतिक दृष्टिकोण से मनुष्य को जो करना चाहिए वही उसका कर्तव्य है। जैसे सत्कर्मों का संपादन और दुष्कर्मों का हतोत्साहन किया जाना चाहिए। साधारणतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। अधिकार में स्वार्थ की भावना है, वहीं कर्तव्य में परार्थ की भावना है। सामान्यतः अधिकार का अर्थ यह लिया जाता है कि कोई विशेष व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने के हेतु बाध्य कर सकता है। इस प्रकार अधिकार प्राप्त करने का आशय लाभ उठाने से है। इसमें स्वार्थ की भावना है। दूसरी ओर कर्तव्य का अभिप्राय है दूसरों के लिए नैतिक कार्य करना। इस प्रकार से यह व्यक्तिगत हानि प्रतीत होती है। इन्हीं संदर्भों में कभी-कभी अधिकार और कर्तव्य को एक दूसरे का विरोधी मान लिया जाता है, परंतु यह दृष्टिकोण मिथ्या है, भ्रामक है। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। इसमें घनिष्ठ संबंध, अन्योन्याश्रय संबंध है। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार व्यक्ति के अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, वहीं कर्तव्य समाज का दूसरों के प्रति दावा है। यदि व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है तो वे अधिकार हैं, इसी को दूसरे के दृष्टिकोण से देखा जाता है तो फिर वे कर्तव्य हो जाते हैं। दोनों समाज के सभी सदस्यों के सर्वांगीण उत्थान और परस्पर प्रेम एवं सहयोग हेतु आवश्यक है। दोनों में पूर्व अपर संबंध न होकर सहचारी संबंध है। यदि कोई व्यक्ति केवल अपने अधिकारों पर बल देता है, परंतु दूसरे व्यक्तियों के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो फिर किसी के लिए भी कोई अधिकार शेष नहीं रह पाएगा। स्पष्ट है कि सुखी, सामंजस्यपूर्ण, शांतिपूर्ण नागरिक जीवन के लिए दोनों में सम्यक संबंध आवश्यक है। अधिकार और कर्तव्य दोनों ही सामाजिक मांगे हैं। इन दोनों के मध्य संबंध को निम्नलिखित तथ्य बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, एक का अधिकार दूसरे व्यक्ति का कर्तव्य है। किसी व्यक्ति का अधिकार इस बात पर निर्भर करता है कि समाज के दूसरे व्यक्ति इसके प्रति अपने कर्तव्यों का किस सीमा तक पालन कर रहे हैं। यदि मुझे कोई अधिकार प्राप्त है तो फिर दूसरों का यह कर्तव्य है कि वह मेरे इस अधिकार को माने, मेरे इस अधिकार के उपयोग में बाधा न डालें। उदाहरण स्वरूप जीवन का अधिकार। यदि मुझे जीवन का अधिकार है तो दूसरों पर यह कर्तव्य है कि वे जीवन का सम्मान करें, आक्रमण न करें, चोट न पहुंचाएं, हरण न करें, आत्महत्या के लिए प्रेरित न करें आदि। स्पष्ट है कि सहयोग के द्वारा ही अधिकार अस्तित्व में आते हैं तथा अन्यों के सहयोग से ही इनका उपयोग किया जा सकता है। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार में ही है। नंबर 2,
एक का अधिकार स्वयं का कर्तव्य है। एक व्यक्ति का अधिकार स्वयं उसका भी कर्तव्य है। यह कर्तव्य दूसरों के प्रति भी है और स्वयं के प्रति भी। यदि किसी व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, तो उसे यह भी स्मरण रखना चाहिए कि ये अधिकार दूसरे लोगों को भी प्राप्त हैं। अतः अपने अधिकारों का उपयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें दूसरे व्यक्ति के अधिकार उपयोग पर बाधा न पड़े। उदाहरण स्वरूप शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सड़क पर चलने का अधिकार आदि। यहाँ हमारा कर्तव्य बन जाता है कि दूसरों को शिक्षित होने में या सड़क पर चलने में बाधा न पहुँचाएँ। स्पष्ट है कि व्यक्ति का अधिकार ही उसके कर्तव्य को निश्चित करता है। व्यक्ति अपने अधिकार का प्रयोग इस प्रकार से करे ताकि स्वयं के हित के साथ-साथ सामाजिक हित भी हो, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। स्पष्ट है कि अधिकार कर्तव्यों के संसार में ही उत्पन्न होते हैं। कर्तव्यों के बिना अधिकारों का कोई महत्व नहीं है। वे एक ही गाड़ी के दो चक्के के समान हैं, जो साथ-साथ चलायमान होंगे। नंबर 3, नागरिकता का अधिकार राज्य का कर्तव्य है। अधिकार व्यक्ति का वह विवेकपूर्ण दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है। अतः व्यक्ति के अधिकारों का महत्व उसी समय तक है जब राज्य इन अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था करे। यदि किसी व्यक्ति के अधिकार में कोई दूसरा व्यक्ति बाधक सिद्ध होता है, तो यह राज्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह उसे दंड दे। वस्तुतः व्यक्ति का अधिकार राज्य के कर्तव्य पालन की क्षमता पर निर्भर करते हैं। नंबर 4, व्यक्ति के अधिकार राज्य के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करते हैं। राज्य के द्वारा व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, शिक्षा, सूचना इत्यादि का अधिकार प्रदान किया जाता है। राज्य इस बात की व्यवस्था करने का प्रयास करता है कि व्यक्ति व्यवहार में इन अधिकारों का उपयोग करे। इस प्रकार राज्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और व्यवस्था का कार्य करता है। राज्य के इन कार्यों के बदले में व्यक्ति का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह राज्य का सहयोग एवं समर्थन करे, राज्य के प्रति भक्ति एवं निष्ठा रखे, आयकर, सेवा कर इत्यादि का समुचित एवं सही समय पर भुगतान करे, संकट के समय राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का त्याग करने के लिए तत्पर रहे। वस्तुतः अधिकार और कर्तव्य परस्पर अन्योन्याश्रित हैं। अधिकार कर्तव्य का और कर्तव्य अधिकार का प्रतिबिंब मात्र होता है। विश्व में बढ़ते हुए ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, असंतोष एवं हिंसा का एकमात्र कारण यह है कि व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग तो करना चाहता है, किंतु वह कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन है। अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में कुछ अन्य पक्ष। यदि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने अधिकार का ध्यान रखे और दूसरों के प्रति कर्तव्य का पालन न करे, तो किसी का भी अधिकार सुरक्षित नहीं रह पाएगा। यदि सभी व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, तो फिर समस्त व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित रह जाते हैं। इसी संदर्भ में यह कहा जाता है कि कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। गांधी का भी कथन है कि कर्तव्यों का पालन कीजिए और अधिकार स्वतः ही आपको मिल जाएंगे। कर्तव्य के संबंध में पंचशील की अवधारणा। पंचशील का आशय है 5 प्रकार के नैतिक आचरण। बुद्ध का पंचशील जहाँ व्यक्तियों के आचरण के नियमन से संबंधित है, वहीं नेहरू का पंचशील राष्ट्रों के आचरण के नियमन से संबंधित है। व्यक्ति और राष्ट्र दोनों स्तरों पर शांति एवं सद्भावना की स्थापना हेतु इनका परिपालन आवश्यक है। बुद्ध के पंचशील ये हैं: अहिंसा, सत्य, शौर्य, ब्रह्मचर्य और नशावर्जन। नेहरू के पंचशील ये हैं: नंबर 1, प्रत्येक देश की संप्रभुता तथा अखंडता के लिए परस्पर सम्मान। नंबर 2, आक्रमणों का निषेध। नंबर 3, एक दूसरे के निजी मामलों में हस्तक्षेप की नीति। नंबर 4, समानता और परस्पर हित की भावना। नंबर 5, आर्थिक सहयोग एवं शांतिमय सह अस्तित्व। धन्यवाद।